इस सदन में जो 75वें वर्ष पर संविधान की बहस शुरू हुई है, जहां सत्ता पक्ष से माननीय रक्षा मंत्री जी उन्होंने अपनी बात रखी। अभी अभी कांग्रेस पार्टी की नवनिर्वाचित सांसद उन्होंने अपनी बात रखी। उसके बाद अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने का मौका मिल रहा है। मैं सबसे पहले लाखों लाख लोग जो भारत देश की आजादी में जिन्होंने अपनी जान न्यौछावर कर दी, देश आजाद हुआ। आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी और तमाम हमारे वरिष्ठ लोगों ने इस संविधान को देने का काम किया। मैं उनको याद करने के साथ साथ जो आज 13 तारीख जिस दिन हम आप सदन में बैठे हैं, एक ऐसी घटना घटी थी, अगर उस समय सुरक्षा कर्मियों ने अपनी सूझबूझ के साथ, बहादुरी और साहस के साथ अगर उन आतंकवादियों को मुकाबला न किया होता तो हमारे देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता जो उस समय सदन में थे, न जाने क्या परिस्थिति बनती। मैं उन बहादुर जिनकी जान गई उनका याद करता हूं, वहीं श्रद्धांजलि भी देता हूं। मैं इस संविधान की चर्चा पे जहां खड़ा हुआ हूं, मैं बाबा भीमराव अंबेडकर जी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जिन्होंने संविधान को देने का काम किया। हमारा संविधान जो तैयार हुआ है, उनकी प्रबुद्ध दृष्टि का परिणाम है कि हमारे पास न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित एक महान संविधान हमें मिला है। भारत राज्यों का एक संघ है और हमें विविधता में एकता पर गर्व है। ये हमारा संविधान ही है जिसने भाषाई, क्षेत्रीय, धार्मिक और जातीय विविधता वाले हमारे देश को एक साथ रखा है। ये संविधान डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि संविधान की सफलता इस पर निर्भर करेगी कि हम उसके अनुसार कैसे काम करते हैं। यह देखना है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि इस महान देश का शासन हमारे संविधान में निहित उच्च सिद्धांतों के अनुसार चलाया जाए। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैंने तो संविधान निर्माण का दायित्व बहिष्कृत वंचित वर्गों को अधिकार दिलाने के लिया है। ये वही संविधान है जो समय समय पर हमारा रक्षा कवच बनता है। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान हमारी ढाल है, संविधान हमारी सुरक्षा है, संविधान हमें समय समय पर शक्ति देता है। संविधान ही देश की 90% शोषित, उपेक्षित, पीड़ित, वंचित जनता के अधिकारों का सच्चा संरक्षक है। ये संविधान ही हमारा बड़ा मददगार है। इसलिए ये हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। संविधान ही लोकतंत्र की प्राणवायु है और जहां बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने इतना शानदार अच्छा संविधान दिया, वहीं डॉक्टर अंबेडकर ने स्पष्ट कहा था, जो हमारे माननीय मंत्री जी ने भी सत्ता पक्ष से वो बात रखी और कहा था, संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि उसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। इसलिए अध्यक्ष महोदय,
इस संविधान पर लगभग 75 वर्ष में के बाद भारत की संसद में फिर चर्चा हो रही है। मैं कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर अपनी बात को रखना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान की प्रस्तावना संविधान का निचोड़ है। सरकार के उद्देश्यों और लक्ष्यों को स्पष्ट उल्लेख है प्रस्तावना में। मैं प्रारंभ करता हूं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मप्रिय लोकतांत्रिक गणराज्य से। आज अध्यक्ष जी, सीमाओं की रक्षा करना संप्रभु का प्रथम कर्तव्य है। और अध्यक्ष महोदय, जिस देश की सीमाओं की सुरक्षा में जहां पर समय समय पर सेंध लगती हो, और हमारे माननीय मंत्री जी बेहतर जानते होंगे कि कई जगह पर हमारी सीमाएं सिकुड़ रही हैं। हमारे संसदीय मंत्री राज्य अरुणाचल प्रदेश में चीन के बिल्कुल बगल में रहते हैं। अध्यक्ष महोदय ये जानते होंगे कि हमारे पड़ोस में कितने गांव बस गए हैं, न जाने कितना वहां पर गांव की तरह घर बसा दिए गए हैं। लद्दाख की तरफ अभी दोनों देशों की सेनाएं पीछे हटी हैं। हम अपनी सीमा में ही पीछे हटे हैं, और चीन जो हमारी सीमा में अंदर आ गई थी, वो हमारी सीमाओं से ही आंशिक रूप से पीछे हटी है। और अध्यक्ष महोदय, उस सीमा के पास एक रिजांगला मेमोरियल बना था। हमारे सरकार के लोग ये जानते होंगे कि जिस समय ये बात उठी लद्दाख को लेकर के, उस रिजांगला के मेमोरियल को तोड़ दिया गया। आज वो रिजांगला मेमोरियल वहां नहीं है। और उस लड़ाई के लिए अध्यक्ष महोदय, हमारी फौज के लिए कहा गया था कि हमारी वो बहादुर फौज है अध्यक्ष महोदय, यही तो फर्क है। कहां पर था, कहां पर बना अब। और अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार को बताना चाहता हूं, अध्यक्ष जी, मंत्री जानते होंगे, मंत्री जी, केवल 12 किलोमीटर सड़क बनी थी, और पड़ोसी देश ने क्या क्या नहीं कहा गया। और वो समय आएगा जब हमें मानसरोवर और कैलाश पर्वत पे जाने के लिए भी वो देश हमें रोकने लगेगा। तो हमारी आज 75 साल बाद सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं? क्या लद्दाख की वो फिंगर्स जहां पर हम पहले थे, क्या हमारी फौज वहीं खड़ी है कि नहीं खड़ी है? अगर आप रिजांगला मेमोरियल जानते होंगे, तो लद्दाख की वो सीमाएं जो हमारे देश के अंदर थी, क्या हमारी सीमा वहां तक है कि नहीं है? आज नहीं है। ये देश समाजवादी गणराज्य बने। समाजवाद का सरल शब्दों में अर्थ है कि समता और संपन्नता हो। लेकिन देश में अध्यक्ष महोदय, 2014 के बाद विषमता जिस तेजी के साथ बढ़ी है, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं। अध्यक्ष महोदय, जो देश को ये कहते हो कि हम दुनिया की सबसे तेज रफ्तार पे चलने वाली अर्थव्यवस्था बनने जा रहे हैं, 3 पर पहुंच गए और ऊपर जाएंगे। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि जब 82 करोड़ सरकारी अन्न पर जिंदा हैं और दूसरी तरफ देश की संपूर्ण संपत्ति के 2/3 हिस्से पर कुछ परिवारों का कब्जा है,
अगर सरकार में ये बहादुरी और हिम्मत है तो इस 60% गरीबी के रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है, अगर आपकी अर्थव्यवस्था ऊंचाई पर जा रही है तो हमारे जो गरीब लोग हैं, जो 60% गरीब लोग हैं, उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। और जहां समय समय पर सरकार अपने आंकड़े देती है, कम से कम ये आंकड़े भी दे दे कि गरीबी रेखा पर जो नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है। इससे स्पष्ट हो जाएगा कि 5% लोगों की पर कैपिटा इनकम क्या है। हमारा प्रेमबली कहता है कि धर्म निरपेक्ष गणराज्य बने, राज्य की निगाह में सभी धर्म समान हैं। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है, यही ना अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्म निरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है। और हाल ही में हम लोगों ने अध्यक्ष महोदय उदाहरण देखा है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में कई महत्वपूर्ण जगह पर इस तरह की घटनाएं जानबूझ करके की गई। मुझे याद है उस समय, जिस समय उत्तर प्रदेश का इलेक्शन चल रहा था, बहुत से लोगों को वोट डालने का अधिकार जिनको था, उनको अधिकार से रोका गया और जो लोग वोट डालने जा रहे थे उन्हें डराया धमकाया जा रहा था। ऐसे इंतजाम किए गए थे कि ये वोट डालने के लिए वोट बूथ तक न पहुंच पाए। वो तस्वीरें अध्यक्ष महोदय न केवल हम लोगों ने देखी, बल्कि पूरे देश और दुनिया ने देखी होंगी कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार के प्रशासन के इशारे पर एक पुलिस के अधिकारी ने महिलाओं को वोट से डालने से रोका और रिवॉल्वर दिखा करके कहा कि वोट डालने नहीं जाओ। मैं उन बहादुर महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने परवाह नहीं की। उन्होंने कहा कि इससे कुछ जान जाने वाली नहीं, अगर जान भी जाएगी तो हम वोट डाल करके आएंगे। क्या यही लोकतांत्रिक राज्य है? सच्चे लोकतंत्र में जनता श्रद्धापूर्वक मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनती है। क्या हम सही अर्थों में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां सरकार मशीन और सरकारी मशीनरी के जरिए जहां चाहे अपनी सरकार बना लेती है, जनता के मत का कोई अर्थ नहीं रखे हैं, वह लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जब तेजी से लोकतंत्र में तानाशाही की तरफ बढ़ रही है, हिटलर ने भी तो जनता द्वारा चुने जाने के बाद संविधान में संशोधन करके तानाशाही कायम कर दी थी। हमारी सरकार भी उसी के समांतर चलने का प्रयास कर रही है। प्रस्तावना में अध्यक्ष महोदय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिलाने की बात है। अध्यक्ष महोदय, मैं जब सरकार की तरफ से माननीय मंत्री जी को सुन रहा था, उन्होंने जाति जनगणना को लेकर के कहा कि जाति जनगणना कराना चाहे तो करा लें। हम लोग तो उस पक्ष के धर लोग हैं, अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। सामाजिक न्याय समाज के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों को न्याय दिलाने का बड़ा अस्त्र आरक्षण था, उसे समाप्त कर दिया गया है। आउटसोर्सिंग और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थोड़ी बहुत नौकरियां जो दी जा रही हैं, उनमें दलितों और पिछड़ों का कोई आरक्षण नहीं है। शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालय में
प्रोफेसर्स और वाइस चांसलर के चयन के समय इनके आगे लिख दिया जाता है, एक नया शब्द का इजाद हुआ, NFS, नॉट फाउंड सुटेबल। सरकारी उपक्रम भेज दिए, प्राइवेट उपक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है। अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्री जी सूची जारी करें, और अगर ये बात कहीं भी गलत है तो शिक्षा मंत्री जी सूची जारी कर दें। देश के सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर की ओर प्रोफेसर की एक, मैं तो कहूंगा अध्यक्ष महोदय कि शिक्षा मंत्री जी अगर ये सूची जारी कर दें कि जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और उनके माध्यम से जितने भी प्रोफेसर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है, सब बात साफ हो जाएगी। आप केवल देश के 10% लोगों को ही ख्याल रख रहे हैं, बाकी 90% लोगों का आप ख्याल नहीं रख पा रहे हैं। और जाति जनगणना कभी जाति में भेदभाव नहीं बढ़ाएगा अध्यक्ष महोदय। जाति जनगणना जातियों के बीच दूरियां कम करेगा और तमाम हमारे ऐसे समाज के लोग जिनको न्याय नहीं मिला, जिनको अधिकार नहीं मिला है, अध्यक्ष महोदय कम से कम जाति जनगणना के बाद उन्हें अधिकार और सम्मान दिलाने का काम भी हो सकेगा। इसलिए हम इसके पक्ष में हैं। आर्थिक न्याय के बगैर न सामाजिक न्याय मिल सकता है और न राजनीतिक न्याय मिल सकता है। गरीबी का नाजायज लाभ उठाकर धन्ना सेठों की सरकार चुनाव में पैसा बांटकर राजनीतिक न्याय का भी अपहरण कर लेती है। कर्ज में डूबी बड़ी आबादी महाजन के दबाव में अपनी इच्छा के खिलाफ वोट देने को विवश हो जाती है। चुनाव में सत्ताधारी दलों द्वारा पैसे की भरमार के चलते कोई सामान्य कार्यकर्ता चुनाव नहीं लड़ पा रहा है। बड़े पैमाने पर धनवान चुनकर आ जाते हैं। पैसे के बल पर जब तक आर्थिक विषमता समाप्त नहीं होती, लोगों को राजनीतिक न्याय मिल नहीं सकेगा। प्रस्तावों में आगे जो लक्ष्य है, विचार, व्यक्ति, विश्वास, पंथ और उपासना की स्वतंत्रता, अन्याय के खिलाफ विचार व्यक्त करने पर जेल, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ है देशद्रोह। अगर भाजपा के मत के नहीं हैं, दूसरे धर्म के हैं तो प्रताड़ना के हकदार हैं। और अब तो उपासना करने पर भी दिक्कत है, क्योंकि हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट का कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। व्यक्तियों की गरिमा और देश की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता, ये विभाजनकारी नीतियां संविधान की प्रस्तावना के उस उद्देश्य से जरा भी मेल नहीं खाती है। व्यक्ति की गरिमा लिंचिंग से धूल दूषित हो चुकी है। उद्योगपति सरकारी आतंक से परेशान हैं, हो करके अपनी पूंजी समेटकर देश छोड़ गए हैं और लगातार जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद उद्योगपति कभी इतने भारत छोड़ करके नहीं गए होंगे, देश छोड़ के नहीं गए होंगे जितने इनकी सरकार में चले गए हैं। अगर व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित हो तो कोई व्यक्ति क्या अपनी मातृभूमि को छोड़ करके जा सकता है। सरकार इस पर आत्मचिंतन करे। अगर आपसी मतभेद पैदा करके एक दूसरे के प्रति अविश्वास पैदा किया जाएगा तो क्या देश की एकता और अखंडता के लिए एक अशुभ संकेत नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, आर्टिकल 14 कानून के समक्ष समानता, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज्य कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे
तो जी हजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? अध्यक्ष महोदय, किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन और दैहिक स्वतंत्रता से कानून सम्मत प्रक्रिया के बगैर वंचित नहीं किया जा सकता। ये सबसे महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, लेकिन सबसे ज्यादा इसी का दुरुपयोग हो रहा है। फर्जी मुठभेड़ में हत्याएं, जेल के अंदर हत्याएं और पुलिस अपेक्षा में हत्याएं। आदमी कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ईडी का तो ऐसा कानून बना दिया गया है कि बिना एफआईआर, बिना नोटिस किसी को भी बंद कर दो। लोकतंत्र फासिज्म में बदल रहा है। और अध्यक्ष महोदय, क्योंकि उत्तर प्रदेश की चर्चा सत्ता पक्ष से भी हुई, जो हालात उत्तर प्रदेश में हैं, ऐसे हालात कभी किसी ने पहले नहीं देखे। जहां पर कानून की समय समय पर धज्जियां उड़ रही हैं। और अध्यक्ष महोदय, केवल एक घटना नहीं मैं कहना चाहता हूं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूं। आजादी के बाद अगर हम 75वें वर्ष में इस बात पर चर्चा करें संविधान पर, और आए दिन लोगों को न्याय मांगने के लिए आत्मदाह करना पड़े, तहसील हो वहां पे आत्मदाह, जिलाधिकारी हो वहां पे आत्मदाह, न्याय मांगने के लिए अगर मुख्यमंत्री आवास में जाना पड़े वहां पे आत्मदाह। सोचिए हम किस दिशा में जा रहे हैं। और अध्यक्ष महोदय, किसने नहीं देखा कि टीवी पे चलते हुए लोगों की जान ले ली गई? लाइव देखा है सबने। ये कहां का न्याय है? न केवल वो, बल्कि पता नहीं अध्यक्ष महोदय, हमारा प्रदेश कस्टोडियल डेथ में सबसे आगे जा रहा है, महिलाओं के उत्पीड़न में सबसे आगे जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, ये सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। और न केवल इन चीजों में आगे जा रहा है, बल्कि आजकल जो नए जमाने का डिजिटल इंडिया है, अगर साइबर अपराधों में सबसे आगे कोई प्रदेश दिखाई दे रहा है तो वो उत्तर प्रदेश दिखाई दे रहा है। ये अलग बात है अध्यक्ष महोदय कि कभी कभी जो डबल इंजन की सरकार चलने वाले जो दावा करते थे, पहले इंजन टकराते थे, अब तो डब्बे भी टकराने लगे हैं। डबल इंजन सिंगल ड्राइवर। और होड़ लगी हुई है कि कभी किसी ने दिल्ली का रास्ता किसी माध्यम से अपनाया था, उसी रास्ते पे चल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इससे खराब इस लोकतंत्र में और क्या हो सकता है? जिन लोगों ने ये कहा हो कि हम नौकरियां दे देंगे, आज नौकरियां कहां हैं? रोजगार कहां है? और अध्यक्ष महोदय, अगर वादा किया जाए नौकरी और रोजगार का, इन्वेस्टमेंट का, और सपने बड़े दिखाए जाएं, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मंत्री जी भी उसी प्रदेश से आते हैं, प्रधानमंत्री जी भी उसी प्रदेश से आते हैं। आज कई मायनों में, कई आंकड़ों में उत्तर प्रदेश पीछे दिखाई दे रहा है। जहां रोजगार के सवाल पर, जो सरकारी नौकरियां इसलिए नहीं क्योंकि आरक्षण न देना पड़ जाए, इसे सरकारी नौकरियां नहीं है। आए दिन पेपर आउट, पेपर लीक, न केवल पेपर लीक है बल्कि जानबूझ करके पेपर लीक कराया जाता है जिससे कि परीक्षा रद्द की जा सके। और जो अग्निवीर वाला सवाल था वो आज भी वैसा ही का वैसा है। हम लोग अग्निवीर वाली व्यवस्था कभी स्वीकार नहीं कर सकते। जो पहले भर्ती जैसी होती थी अध्यक्ष महोदय, अगर वैसी ही भर्ती होगी तो हमारी सीमाएं और सुरक्षित होंगी, हमारे और नौजवान जाकर के देश की असली पक्की वर्दी पहनने का काम करेंगे।
ये अध्यक्ष महोदय कैसी चर्चा संविधान की जो है बिना प्रधान की। अध्यक्ष महोदय, इस सरकार में जो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ हुआ है, इतना कभी खिलवाड़ नहीं हुई होगी। संविधान को परतंत्र बनाकर जो लोग राज करना चाहते हैं, उनके लिए आजादी का अमृतकाल सिर्फ एक जुमला है। और अंत में मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं कि संविधान बचेगा तो न्याय बचेगा, और न्याय बचेगा तभी सबको बराबर मान सम्मान, सबको बराबर मौके मिलेंगे, भेदभाव भी मिटेगा। और भेदभाव का भाव भी इसलिए आज फिर से संविधान को बचाने के लिए एक और करो या मरो आंदोलन की जरूरत है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, पिछले चुनाव में भी बहुत सारे सत्ता पक्ष के माननीय लोग ये कहते थे कि हमें इतनी सीटें मिल जाएंगी तो हम संविधान बदल देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जनता का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने 400 पार के नारे को गिरा दिया और विपक्ष को इतनी ताकत दे दी कि इनकी जो सपना था संविधान बदलने को, सपने को तोड़ने का काम किया। अध्यक्ष महोदय, बहुत सारे साथी इधर के ही उधर हैं, अगर उधर वाले इधर आ गए उसी दिन ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, आखिरी में मैं कुछ लाइनें कहकर के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। न मेरा है न तेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। हजारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुंचने के, मगर पहुंचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखाई नहीं देती महासागर बनाने में, मगर एहसान सबका है। अनेकों रंग खुशबू नस्ल के फल फूल पौधे हैं, मगर उपवन की इज्जत आबरू ईमान सबका है। हमें उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान को बदलने का सपना नहीं देखा जाएगा। साथ ही साथ डॉक्टर राममनोहर लोहिया, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन का रास्ता दिखाया, नेताजी ने जो संघर्ष कर करके हम लोगों को उस जगह पहुंचाया, वहीं लोकनायक जयप्रकाश जी ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर संपूर्ण क्रांति का आह्वान देकर के जागरूक किया। मैं उन सबको याद करते हुए एक बार फिर अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।